दोस्तों ये ईंट है और ये ईंट घर बनाने के काम आती है। आप सब लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन जो ईंट है ये एक इंडिविजुअल यूनिट है घर बनाने के लिए। घर है वो एक बड़ा एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है और जो ईंट है वो एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है। घर बनाने की जो इंडिविजुअल यूनिट है, जो एक सिंगल यूनिट है, वो ईंट होती है। ये माइक्रो स्टडी का पार्ट है और पूरा घर, जो पूरा घर है, वो मैक्रो स्टडी का पार्ट है। तो इस वीडियो की शुरुआत हम माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस से शुरू करेंगे। तो मैं ये पहले ईंट रख देता हूं, ये मैंने रख दी है और अब हम शुरू करेंगे माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। चलिए जी, तो सबसे पहले ये मैं बना देता हूं। ये मैंने, अरे यार मार्कर कर रहा है भाई, ये मैंने ऐसे किया और यहां मैंने लिख दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और यहां लिखा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम करेंगे और यहां हमने लिख दिया है बेस। बेस, क्योंकि आप जानते हैं बेबी को बेस पसंद है, तो ये बेस लिख दिया। किन किन बेस के आधार पे हम माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस करेंगे? तो सबसे पहला बेस है मीनिंग। मीनिंग में आप जानते हैं, अभी भी मैंने बताया आपको कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है। इट स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा घर, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करेगी। तो इट स्टडीज द एग्रीगेट इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल मतलब पूरी इकोनॉमी की स्टडी करती है। पूरी इकोनॉमी, एग्रीगेट का मतलब है टोटल, टोटलिटी में, मतलब पूरी टोटलिटी में स्टडी करती है। इसलिए यहां पे हम इसको अंडरलाइन करते हैं। यहां पे लिखा है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब ही होता है टोटलिटी और यहां पे इंडिविजुअल, जो एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट है, उसकी स्टडी होगी। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो इसका टॉपिक है वो है टूल। जो बेस है वो है टूल। टूल का मतलब होता है किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए। तो भैया ये है डिमांड और सप्लाई। जो कुछ भी, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं सब के सब डिमांड और सप्लाई से लिंक होते हैं। तो डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिनकी स्टडी करेंगे हम, मतलब जिन औजारों की, जिन टूल्स की स्टडी करेंगे, वो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तीसरा जो इसका बेस है वो है बेसिक ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका मतलब यह है कि भैया जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है हम क्यों पढ़ते हैं, स्टडी क्यों करते हैं, पर्पस क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पढ़ते हैं? तो इसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है किसी भी वस्तु के प्राइस को डिटरमाइन करना। मार्कर है, इस मार्कर का प्राइस कितना होगा, इसको डिटरमाइन करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक ऑब्जेक्टिव ही है किसी भी वस्तु के प्राइस को डिटरमाइन करना। इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव is to determine the price of a commodity। एक कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करना। इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं भैया? पूरे देश के लेवल पे होता है ये। तो पूरे देश की इनकम क्या होगी, इनकम का लेवल क्या है पूरे देश में,
एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है पूरे देश में, इस बात को डिटरमाइन करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव is to determine the income and employment level of an economy। ठीक है जनाब। तो एम्प्लॉयमेंट, इनकम, और ये इनकम लिखा है भैया, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होगा इकोनॉमी में, उसको डिटरमाइन करना इसका पर्पस होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो इसका बेस है वो है, देखिए मीनिंग हो गया, टूल हो गया, बेसिक ऑब्जेक्टिव हो गया, इसके बाद है अदर नेम। अदर नेम भाई, उसका अदर नेम क्या है, अदर नेम माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही प्राइस को डिटरमाइन करना है। ये देखिए, प्राइस को डिटरमाइन करना है, बेसिक ऑब्जेक्टिव प्राइस को डिटरमाइन करना है, इसलिए इसका अदर नेम है प्राइस थ्योरी। अदर नेम है प्राइस थ्योरी, इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम है प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो अदर नेम है वो भी इसके ऑब्जेक्टिव से लिया गया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लेवल को डिटरमाइन करना। तो इसका अदर नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। चलिए ये भी हो गया हमारा। उसके बाद नंबर 5 पे लिखते हैं हम एग्जाम्पल। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल हो गया एक इंडिविजुअल की इनकम, मतलब एक इंडिविजुअल जो है उसकी जो इनकम की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एक इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल इनकम। चलिए जनाब आगे चलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करेगी भाई, इंडिविजुअल इनकम है तो पूरे देश की इनकम होगी, यानी कि नेशनल इनकम। चलिए ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक इसका डिफरेंस और है, जगह नहीं, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, नंबर 6, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे जो इसका एक और पॉइंट बच गया है वह डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ये यहां लिख देते हैं, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब यह है कि भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब स्टडी करते हैं तो किस मात्रा में चीजों को ऐड करना पड़ता है। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। मान के चलिए कि आपको शू इंडस्ट्री में से सिर्फ एक कंपनी, बाटा जो कंपनी है, उसके बारे में आपको डेटा इकट्ठा करना है, फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं, एग्रीगेट करना है। एग्रीगेशन मतलब जोड़ना, उसको इकट्ठा करना, तो आपको कम समय लगेगा, कम डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जितनी भी शू की कंपनी है, जितनी भी जूते बनाने की कंपनी है इंडिया में, चाहे वो बाटा ले लो और रिलैक्सो, स्पार्क्स है ना, प्यूमा, नाइके, रिबॉक, जो भी कंपनी है, लोकल कंपनी है, सारी नेशनल, लोकल, मल्टीनेशनल कंपनी है, सबकी स्टडी करनी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो उसमें आपको ज्यादा चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा, ज्यादा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, ज्यादा फैक्ट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि एग्रीगेशन की जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा होगी, है ना, मतलब डिग्री बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा चीजों को उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन लिमिटेड होती है, क्योंकि भैया काम ही छोटा होता है, ज्यादा चीजें होती नहीं है इसके अंदर, एक इंडिविजुअल यूनिट होती है, तो इसमें लिखेंगे लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है माइक्रो में, और भी मैक्रो में ज्यादा होती है, मोर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ज्यादा आती है, मोर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, ज्यादा चीजों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा,
स्टडी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है, तो ज्यादा चीजों को आपको इंक्लूड इसके अंदर करना पड़ेगा, ज्यादा चीजें आएंगी क्योंकि इकोनॉमी एज अ होल की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जी, ये हो गया हमारा माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस, ये हमने पूरा लिख के कर लिया, अच्छी तरीके से कर लिया है। अब इसके ना छोटा सा एक एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है जी, तो मैं इसको मिटा के यहां पे क्वेश्चंस लिखना शुरू करता हूं। चलिए भाई, तो क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि इसमें करना क्या है आपको। इसके अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बताना है कि जो 4 पॉइंट्स हमने लिखे हैं 1 2 3 4, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है या मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो देखिए भाई, बहुत सिंपल है। सबसे पहले वेज डिटर्मिनेशन इन अ कंपनी, एक कंपनी के अंदर, कंपनी एक है, एक कंपनी के अंदर वेज, दिहाड़ी, सैलरी कितनी दी जाएगी मजदूरों को, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये किसी एक कंपनी का मामला है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है भाई। उसके बाद है इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की दर। भैया महंगाई पूरे देश में बढ़ती है, पूरे देश की बात करते हैं महंगाई में। महंगाई किसी एक राज्य की नहीं होती, किसी एक कमोडिटी को लेकर नहीं होती, महंगाई में एग्रीगेशन ज्यादा होता है, पूरे देश की बात करते हैं। इसलिए महंगाई जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज रेट, मैं समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है कि $1 के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे हमको। अगर हमें $1 चाहिए तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। ये जो रेट है, एक्सचेंज रेट बोलते हैं, फॉरेन करेंसी मिलेगी किस रेट पर, इसे एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ये पूरे देश में एक ही होती है और पूरे देश के लेवल पे इसको नापा जाता है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में एक्सचेंज रेट अलग है, मुंबई में एक्सचेंज रेट अलग है, किसी और राज्य में अलग है, नहीं भैया ऐसा नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रेट पूरे देश के लिए होती है, इसलिए ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। उसके बाद लिखा है यहां पे प्राइस ऑफ एप्पल्स। एप्पल एक कमोडिटी है, मतलब एप्पल जो फ्रूट है वो एक फ्रूट है, बहुत सारे फ्रूट में से एक फ्रूट है एप्पल। तो एप्पल के अगर हम प्राइस को डिटरमाइन करेंगे तो हम एक कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, और ये ऑफकोर्स ये अलग अलग हो सकता है हर राज्यों का। तो एप्पल का जो प्राइस है वो एक कमोडिटी का प्राइस हम डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये सवाल पूछा जाता है कि भैया बताओ ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये हमने बता दिया। कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आई विल आंसर इट। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस हमने कर लिया है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, ये मैंने इसको मिटा दिया। अब जो हमारा सवाल है वो है इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज एन इकोनॉमी। तो यहां लिख देते हैं व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो भैया इकोनॉमी, इकोनॉमी वो सिस्टम है जो लोगों को जॉब देता है, मीन टू वर्क, अर्न अ लिविंग, मतलब ऐसी कोई भी व्यवस्था जिससे एक इंडिविजुअल इनकम कमा सकता है, उसे इकोनॉमी बोलते हैं। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको थोड़ा और हम समझेंगे। पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provide people mean to work and earn a living, देखो भाई कितना सिंपल है। कह रहा है इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जो लोगों को प्रोवाइड कराता है क्या, मीन मतलब साधन, जिसकी सहायता से वो इनकम कमाएंगे, मीन टू वर्क काम करने का साधन, और अर्न अ लिविंग जिससे वो अपनी जीविका कमा सके। स्कूल,
इकोनॉमी का हिस्सा है क्योंकि टीचर्स को जॉब देता है। हॉस्पिटल इकोनॉमी का हिस्सा है क्योंकि डॉक्टर्स को जॉब देता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो लोगों को जीवन जीने का साधन उपलब्ध करा दे वो इकोनॉमी का हिस्सा है। उन सबको मिला के टोटलिटी में इकोनॉमी बोलते हैं। एक कबाड़ी वाला बच्चा, एक कबाड़ी वाला जो कबाड़ बेचकर अपना पैसा कमा रहा है तो वो भी इकोनॉमी का एक हिस्सा है। छोले कुलचे वाला जो अपनी जीविका कमा रहा है वो भी इकोनॉमी का हिस्सा है। ठीक है भैया। तो इकोनॉमी जो है टोटलिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर मैंने आपको समझाई दिया है। इकोनॉमी के 3 वाइटल प्रोसेस होते हैं। 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। 3 वाइटल प्रोसेस है इकोनॉमी के और इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए भाई इनको समझते हैं। वाइटल प्रोसेस मतलब इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हैं या कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो सबसे पहली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है कंजप्शन। देखो भाई कंजप्शन है ना, कमाल की बात। कंजप्शन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि हम जो बकर बकर खाते रहते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम एक ह्यूमन अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए जो भी चीजों का कंजप्शन करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डायरेक्ट वांट को सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे, तो कंजप्शन से ह्यूमन की डायरेक्ट वांट सेटिस्फाई होती है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कंजप्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप यू गॉट इट। फाइन, आगे चलते हैं। दूसरा है प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया भैया, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तैयार करना। कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है जी। तो जैसे देखिए इसका एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, बहुत ही सिंपल है कि जैसे जो कारपेंटर होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो लकड़ी से फिनिश गुड्स बनाते हैं। लकड़ी को काटते हैं, घिसते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, फिनिश गुड्स से टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, सोफा बनाते हैं। ठीक है। तो वो जो प्रोडक्शन है वो कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। फाइन, तीसरा आगे चलते हैं। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का एक नाम और भी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि भैया जो प्रोड्यूसर लोग होते हैं वो पैसा खर्च करते हैं कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, मशीन्स को कैपिटल गुड्स बोलते हैं। मशीन पे जो पैसा खर्च हो रहा है, और मशीन क्यों, क्योंकि मशीन हेल्प करती है गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए। तो एक प्रोड्यूसर जिसने अपने फैक्ट्री में बड़ी सी मशीन लगाई है, जर्मनी से इंपोर्ट करके मशीन लगाई है, उसने इन्वेस्टमेंट की है क्योंकि वो मशीन उसे कमा के देगी। एक प्रोड्यूसर उससे पैसा कमाता है, इसलिए जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है। तो ये मैंने कैपिटल गुड्स पे पैसा खर्च करना, मशीन पे पैसा खर्च करना, ताकि आप गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करके पैसे कमा सकें। फाइन। तो भैया ये 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी हो गया। ठीक है जी। अब हम जो करेंगे वो करेंगे 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या कह सकते हैं 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। उनको करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ये मैंने इसको मिटा दिया, सिंपली गॉन। चलिए ओके फाइन, आगे चलते हैं हम। तो अब हम बात करेंगे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, या कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे नाम हैं इसके, पहले सारे नाम लिख लेते हैं। तो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम, काफी ऊपर लिख दिया मैंने। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम
भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इनको बोलते हैं। अच्छा यार, इससे पहले ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया हमें, पहले हमें स्कैरसिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब हम इसको करेंगे। तो पहले स्कैरसिटी कर लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। पहले एक टॉपिक रह गया स्कैरसिटी, पहले वो कर लेते हैं, उसे ना समझने में आपको आसानी होगी, मतलब यू विल गेट इट बेटर, मतलब आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो पहले स्कैरसिटी कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमें करेंगे वो स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी को हम प्यार से बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको कमी। स्कैरसिटी मतलब कमी होता है, कमी, कमी, स्कैरसिटी मतलब कमी। तो एक मैं ऐसे ही मैंने एक लिखा था कुछ कि स्कैरसिटी का मतलब तो बिल्कुल सीधा साधा है, लिमिटेड है सप्लाई, डिमांड बहुत ही ज्यादा है। मतलब एक वो सिचुएशन जिसमें लिमिटेड है सप्लाई, डिमांड बहुत ही ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उस सिचुएशन को स्कैरसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो स्कैरसिटी एक सिचुएशन है, तो उसको लिख लेते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, it refers to a situation in which demand of a commodity is more than यहां लिख देते हैं, is more than supply of the commodity, यानी कि डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है। वही बात है कि आप मतलब लोग उस चीज की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, हमें ही चाहिए, हमें ही चाहिए, हमें ही चाहिए, लेकिन अवेलेबिलिटी वो जो है उसका प्रोडक्शन ही नहीं है, इतना अवेलेबिलिटी नहीं है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं स्कैरसिटी। इसका एक एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपने अपनी मॉम से बोला कि मॉम मुझे ना ज्यादा तो मैं मांग नहीं रहा ज्यादा तो पैसे, तो मुझे आप बस 100 टॉफी ला दीजिए, 100 टॉफी मुझे अपने 100 दोस्तों को खिलानी है। आपकी मम्मी कहती है भैया क्या 100 दोस्त किस बात के, भैया तो सारे दोस्त ले रखे हैं, चल पागल लड़के, ऐसा नहीं होगा। मॉम ने आपको दिए केवल 60 रुपए 60 टॉफी खरीदने के लिए, तो आपने डिमांड की थी 100 टॉफी की और मिली आपको कितनी टॉफी, 60 टॉफी मिली, तो जो गैप रह गया 40 का, दैट इज कॉल्ड स्कैरसिटी। मांगा ज्यादा, डिमांड किया ज्यादा, लेकिन मिला कम, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड स्कैरसिटी। एग्जांपल खैर उतना अच्छा नहीं था, लेकिन चलो ये है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, दैट इज नोन एज स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी के बारे में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात जो स्कैरसिटी की है, दैट इज it is a universal problem, it is a universal problem। भाई ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, स्कैरसिटी इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ये यूनिवर्सल लिखा है, यूनिवर्सल, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, शायद यू विल नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली, तो उसको नीचे लिख देते हैं। स्कैरसिटी इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, तो इट इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। देखिए जो वर्ड है ना यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब ही होता है हर जगह, एवरीवेयर, मतलब अर्थ पर हर जगह स्कैरसिटी है। अच्छा, हर जगह का मतलब यह है कि दुनिया के हर देश को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर इंस्टीट्यूशन को किसी ना किसी चीज की कमी हमेशा होती है। ठीक है, अब ऐसे मान लो, देखो दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है, लग्जमबर्ग, उसको भी किसी न किसी चीज की कमी जरूर होगी। और जो सबसे गरीब देश है, पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज ब्रुंडी, उसको तो कमी है ही भाई, उसको तो हर चीज की कमी है, तभी तो वो सबसे गरीब देश है। तो सबसे गरीब देश हो या सबसे अमीर देश हो, किसी ना किसी चीज की कमी हमेशा होती है। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, बड़ा छोटा, ऊपर का नीचे का, हर इंस्टीट्यूशन को, हर व्यक्ति को, हर इंस्टीट्यूशन को, हर नेशन को किसी ना किसी चीज की कमी होती है। इसीलिए बोलते हैं स्कैरसिटी इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, एवरीवेयर, इट इज ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है इसका, उसे कहते हैं कि इकोनोमाइजिंग इज द सॉल्यूशन।
मतलब इकोनोमाइजिंग इज द सॉल्यूशन। इकोनोमाइजिंग इज द सॉल्यूशन, यानी कि अगर हमें स्केर्सिटी से पार पाना है, अगर हमें स्केर्सिटी को हटाना है, स्केर्सिटी को काबू में करना है, तो इकोनोमाइजिंग ही इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स हैं उनका ऑप्टिमम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। वेरी सिंपल, इकोनोमाइजिंग इज अ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। पहले लिख लेते हैं फिर उसको समझाता हूं। तो इसमें लिख लेते हैं कि इट इज द मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम के लिए एक वर्ड चलता है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम, मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, बिल्कुल भी उसको वेस्ट नहीं करना, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, उसे बोलते हैं इकोनोमाइजिंग। आपने देखा होगा कि जब आप गन्ने का रस पीने जाते हो तो जो गन्ने का रस निकालता है ना भाई, वो गन्ने का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, इकोनोमाइजिंग करता है। गन्ने को मशीन से निकालता है, फिर उसको मोड़ता है, फिर दोबारा उसको मशीन से निकालता है, फिर उसके अंदर धनिया नींबू लगाता है, फिर उसको निकालता है। जब तक गन्ने के अंदर रस का एक एक कतरा होता है तब तक वो गन्ने को मशीन में डालता रहता है, और जब बिल्कुल गन्ना सूख जाता है, उसके अंदर एक भी रस की बूंद नहीं बचती, तब वो गन्ने का रस मतलब तब वो उसको गन्ने को फेंक देता है। तो इसे बोलते हैं इकोनोमाइजिंग, मतलब अवेलेबल रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल। गन्ना पहले कैसे होता है, गन्ना ऐसा होता है और फिर गन्ना कैसे हो जाता है, तो इसे बोलते हैं इकोनोमाइजिंग। इकोनोमाइजिंग बोलते हैं अवेलेबल रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल। आप समझ गए, ठीक है। तो स्कैरसिटी के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और इकोनोमाइजिंग इसका सॉल्यूशन है, दैट इज स्कैरसिटी। अब हम करते हैं वो टॉपिक जो हमने पहले लिखा था, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। चलिए इसको मिटा देते हैं, हमने मिटा दिया। चलिए 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी हम करने वाले हैं। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ऑफ एन इकोनॉमी। लिख देते हैं, यहां लिख दे, क्या लिख देते हैं, आ जाएगा, ऑफ एन इकोनॉमी। या इसका एक नाम और भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक नाम और भी है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एक नाम और भी है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सारे नाम एक ही हैं, सबका मतलब एक ही होता है कि दुनिया के हर देश को, क्योंकि उनके पास स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, इसे स्कैरसिटी अभी थोड़ी देर पहले किया है। इसीलिए हर देश को कुछ निर्णय, कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ चॉइसेस करनी पड़ती है, इसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या सेंट्रल प्रॉब्लम। हर देश को इन तीन बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन सी हैं ये 3 बड़ी समस्याएं, आइए करते हैं। तो पहली जो समस्या यहां मैं लिख देता हूं, फिर इसको यहां पे हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे। तो पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये पहली समस्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। और इसके साथ जुड़ी हुई है इन व्हाट क्वांटिटी, इन व्हाट क्वांटिटी, पहली समस्या ये है। दूसरी जो समस्या है वो है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरी समस्या है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना। अभी इसको बहुत डिटेल में हम करेंगे इसको, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बात है भाई, ये 3 बड़ी समस्याएं हैं और इन 3 समस्याओं को ही बोलते हैं हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम।
ठीक है जी। चलिए इनको बहुत डिटेल में हम समझते हैं। तो जो पहली इसकी जो समस्या है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज का उत्पादन करें। भाई रिसोर्सेस तो कम है हमारे पास, डिमांड ज्यादा कर रही है पब्लिक, प्रोडक्शन हम कम कर पाएंगे क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं है, लेकिन लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो अब हम फंस गए, क्या हम सभी चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। तो सबसे पहले इसमें हमें चॉइस क्या करनी पड़ती है, पहले चॉइस लिख लेते हैं। इसमें हमें चॉइस करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है सिलेक्शन, मतलब बोल सकते हैं सिलेक्शन ऑफ गुड्स, मतलब कौन से गुड्स बनाएं। गुड्स होते हैं कई तरीके के, जैसे पहला जो पॉइंट है वो बनता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स होते हैं भाई, कंज्यूमर गुड बनाए हम लोग। कंज्यूमर गुड कौन से होते हैं? जो डेली यूज के होते हैं, जो एक आम जो एक आम नागरिक है, जो एक आम बाशिंदा, एक आम जो व्यक्ति है, वो उसका इस्तेमाल करता है, कंजप्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे दूध हो गया, है ना, कपड़े हो गए, साबुन, दूध, कपड़े वगैरह, मतलब ये सब चीजें होती हैं। तो ईटेबल्स आते हैं इसके अंदर, ईटेबल्स लाइक मिल्क, ठीक है, और वीट वगैरह, है ना, ये चीजें होगी, वीट राइस वगैरह, है ना, ये सब चीजें होगी। तो ये जो है कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ईटेबल्स होते हैं। तो क्या हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं? फिर एक और तरह के गुड्स होते हैं, वो होता है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स होते हैं भाई, कैपिटल गुड्स के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ मशीन, सारी मशीनें कैपिटल गुड्स के अंदर आती हैं। ऑल टाइप्स ऑफ मशीन, ऑल टाइप्स ऑफ मशीन, सारी मशीनें, जो भी मशीन आपको दिखती है वो सब की सब कैपिटल गुड्स के अंदर आती है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन जो गुड्स बनाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन जो गुड्स बनाएगी वो मशीन। तो ऑल टाइप्स ऑफ मशीन आ गया। तीसरे गुड्स होते हैं वॉर गुड्स। वॉर गुड्स, तीसरा वॉर गुड्स, वॉर गुड्स होते हैं भाई, गोला बारूद, गन, गोला बारूद, गन, आरडीएक्स, बॉम्ब, टैंक, मशीन गन, स्टेन गन, AK-47, टैंक, बॉम्ब, एटम बॉम्ब, ये सब चीजें वॉर गुड्स, जो वॉर में काम आती है, दूसरे देश के साथ लड़ने के लिए काम आती है। और ये गुड्स, एग्जांपल लिख लेते हैं, गन्स वगैरह, गन्स, बॉम्ब्स एटसेट्रा, ये होते हैं आपके वॉर गुड्स। ठीक है जी। चलिए, तो बेसिकली ये तीन तरीके के गुड्स होते हैं। तो एक देश को डिसाइड करना पड़ता है कि भैया रिसोर्सेस तो लिमिटेड हैं हमारे पास, तो इनमें से कौन से गुड्स को हम बनाएं। बड़ी समस्या आती है। तो ये डिसीजन किस बेस पे लिया जाता है, मतलब ये डिसीजन लेना इतना आसान तो नहीं है। तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अच्छा, सारे गुड्स हम सेम क्वांटिटी में नहीं बना सकते। एक गुड बना ले बाकी छोड़ दे, ये भी नहीं हो सकता कि भाई कंज्यूमर गुड्स बना लेते हैं, देश का पेट भरेंगे, लेकिन देश को भी कैपिटल गुड्स भी चाहिए, वॉर गुड्स भी चाहिए। यानी कि एक को करके बाकी छोड़ दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें प्रोपोर्शन डिसाइड करना पड़ता है। इन व्हाट क्वांटिटी लिखा है ना, इन व्हाट क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में हम गुड्स बनाएं, ये भी डिसाइड करना पड़ता है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे इंडिया एक देश है, इंडिया हमारा देश है, यहां पे कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी जनता है और गरीब जनता भी है। तो उन सब का पेट भरना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारत देश की जो सरकार है वो कंजप्शन गुड या कंज्यूमर गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन करती है, कैपिटल गुड्स का कम प्रोडक्शन करती है, वॉर गुड्स का और भी कम प्रोडक्शन करती है। वॉर गुड्स हम बेसिकली प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब कम प्रोड्यूस करते हैं, बाकी हम इंपोर्ट कर लेते हैं विदेशों से, है ना। तो देश की जो सरकार है वो कंज्यूमर गुड्स, भारत देश की सरकार कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड्स का इस्तेमाल, मतलब ज्यादा उसको प्रोड्यूस करती है। भारत देश की जनता का पेट भरना पापी पेट का सवाल है, लोग। ठीक है जी। तो ये वाली बात हो गई। तो इन व्हाट क्वांटिटी बताई दिया मैंने कि भैया ये डिसाइड करना है, और किस क्वांटिटी में बनाए ये भी डिसाइड करना पड़ता है। गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब किस आधार पर ये जो है बात की जाएगी, किस आधार पर ये डिसीजन लिया जाएगा, गाइडिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, उसको लिखते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल जो है, गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि मैक्सिमम लोगों की सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। कुछ भी बनाओ लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं उनका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए।
तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं, एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन, जिससे कि ज्यादा लोगों को सेटिस्फैक्शन हो सके, ऐसी चीजों को हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। अमेरिका की सरकार कैपिटल गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करती है, कंजप्शन गुड वो प्रोड्यूस नहीं करते, इंपोर्ट वगैरह कर लेते हैं, ज्यादा वहां पे है भी नहीं। ठीक है जी, तो ये बात है। तो ये हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस का मामला। ठीक है जी, तो हर इकोनॉमी को इस समस्या से दो चार होना, मतलब इसको एनकाउंटर करना, मतलब काउंटर करना पड़ता है। ठीक है जी, चलिए अब हम करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। अब पॉज करके लिख सकते हो, पूरा यहां पे आपको लिखवा भी रहा हूं, तो ये पॉज करके आप लिख सकते हो। हाउ टू प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। भाई देखो, कोई भी आपको समस्या हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये आज पहली वीडियो हमने बनाई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है ये, तो वीडियो लगातार जारी रहेगी, पूरा कोर्स हम इस चैनल पे डालेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जी, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बड़ी मोटिवेशन मिलती है जी। बच्चे अगर देखते हैं, कमेंट करते हैं, तारीफ करते हैं, तो बड़ी मोटिवेशन मिलती है, और नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए तरीके से पढ़ाने का मन करता है। चलिए हाउ टू प्रोड्यूस करते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, दूसरी जो समस्या है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, कैसे, टेक्निक क्या होगी, कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें। ठीक है, अब कैसे का मतलब ये होता है कि टेक्निक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो चॉइस क्या करनी पड़ती है इसके अंदर हमें। चॉइस की अगर हम बात करें, चॉइस की बात करें, तो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की टेक्निक की स्टडी करनी, मतलब चॉइस करनी पड़ती है कि किस टेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्शन करेंगे। दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है, दो तरह की, तो मैं यहां लिख देता हूं दो तरह की टेक्नोलॉजी, एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इसको बोलते हैं LIT, LIT। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मैंने यहां लिख दिया, इसको बोलते हैं CIT, इसको CIT बोलते हैं। यार ब्लैक से लिखना था यार, चलो कोई बात नहीं, चलो ब्लैक से लिख देते हैं, क्या समय लग रहा है। इसे बोलते हैं CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो देखो सिंपल सा मतलब है, वो ये कह रहा है कि अगर आप लेबर मतलब ह्यूमन, इंसानों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए, मोर लेबर लेस कैपिटल। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको, थोड़ा सा वेट करो। मोर लेबर लेस कैपिटल, लेस कैपिटल, लेबर का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, और कैपिटल, यहां पे कैपिटल का मतलब मशीन से है, मशीन का इस्तेमाल कम हो रहा है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। कैपिटल में होगा कि मोर कैपिटल लेस लेबर, मोर कैपिटल लेस लेबर। चलिए जी, अब एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक 10 फीट का गड्ढा खोदना है, डिच बोलते हैं, मतलब 10 फीट का डिच खोदना है आपको, डिग कर, यू हैव टू डिग अ डिच ऑफ 10 फीट, 10 फीट का आपको एक गड्ढा खोदना है। तो उसके लिए आपके पास दो तरह की टेक्निक अवेलेबल है। एक तो आप लेबर चौक पे जाके लेबर को पकड़ के लेके आइए, लेबर आएगी, फावड़ा वावड़ा लेगी, और उससे जो खुदाई कर देगी, 10 फीट का गड्ढा खोदेगी। तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, मशीन का इस्तेमाल कम हो रहा है, लेबर मेन जो है वो लेबर है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक। एक और तरीका है गड्ढा खोदने का, आप बुला लीजिए जेसीबी, होती ना वो, जेसीबी बुला लीजिए।
जेसीबी आएगी गड्ढा खोद देगी। तो दो टेक्निक होगी ना, लेकिन सवाल यह है कि दोनों टेक्निक के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान हैं। दोनों के अपने अपने फायदे। देखो जी, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक के फायदे की बात करें, मेरिट की बात करें, इसका जो मेरिट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का, वो मेरिट ये है कि चीप है, या इनएक्सपेंसिव कह लो, इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव है भैया, चीप है, सस्ती है। लेबर पकड़ के लाइए, 500-700 रुपए की लेबर मिल जाती है, पूरे दिन काम कराइए, 5 से मतलब 9 से 5 तक काम कराइए उससे, तो सस्ती मिल जाएगी आपको। अब ज्यादा लेबर लाके काम करवा सकते हैं। पैसा नहीं है तो भैया ये करवाइए। अगर पैसा है आपके पास तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आप जेसीबी को बुलाइए। तो इसकी जो इसकी मेरिट है वो इसकी डिमेरिट है, डिमेरिट भी इसकी है। तो इसकी जो डिमेरिट है इसकी डिमेरिट यही है कि बड़ी महंगी आती है भैया, बड़ी महंगी है। डिमेरिट ये है कि बहुत एक्सपेंसिव है। जो जेसीबी आती है बड़ी महंगी आती है, 5-6 हजार रुपए दिन के ले लेती है, ऐसा सुनने में आया मेरे को। तो ये जो है एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है। तो जो इसकी मेरिट है वो इसकी डिमेरिट है। एक और अगर इसकी डिमेरिट की बात करें, डिमेरिट की बात करें तो भैया लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जो लेबर काम कर रही है वो समय ज्यादा लगाएगी। आप देखिए समय बहुत लगता है, लेबर समय बहुत खराब करती है। और कई बार जो है मालिक इधर उधर हुआ, लेबर से काम करना आसान नहीं है। मालिक अगर इधर उधर हुआ, उसके सर पे ना बैठे तो लेबर फिर या हाँ जी भैया बात करने लग जाएगी भैया। तो लेबर जो है टाइम पास करती है, मालिक को सिर पे खड़े रह के काम कराना पड़ता है, और वो थोड़ा दिन निकालते हैं ताकि भैया अगले दिन की दिहाड़ी मिल जाए। तो समय ज्यादा लगता है, और मशीन इंसान है भैया, थकते हैं, है ना, ह्यूमन बॉडी है, थकती भी है। तो इसलिए डिमेरिट में ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग है, समय इसमें ज्यादा लगता है। और वही इसकी मेरिट है, वही इसकी मेरिट है, इसके अंदर समय कम लगता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस टाइम कंज्यूमिंग। जल्दी मशीन आएगी, जेसीबी आएगी, अपना काम करके निकल लेगी यार, बहुत जल्दी काम करती है ना। तो ये इनएक्सपेंसिव मेरिट में होगी कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग। खत्म कहानी भैया। तो अब एक देश के नाते आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें। अगर इंडिया है तो इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लेबर बहुत ज्यादा है, हमें उन लेबर का ख्याल रखना है। इसलिए इंडिया में कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल होगा। बेरोजगार लोग उनको जॉब भी तो देनी है, तो भैया लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल इंडिया में ज्यादा होता है। अमेरिका और यूरोप की कंट्री के पास उतनी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, पैसा भी उनके पास बहुत है, तो वो लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भैया, तो ये बात होगी। अच्छा, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल यहां लिखो छोटा छोटा, ठीक है, यहां लिख देते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि भैया कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करो आप, ये गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करो, कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए और रिसोर्सेज भी कम से कम इस्तेमाल होने चाहिए। मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम रिसोर्सेज, ये इसकी गाइडिंग प्रिंसिपल है। मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल, मिनिमम रिसोर्सेज, ये भैया इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है। ठीक है भाई, अरे दिख नहीं रहा होगा आपको भैया, ये मिनिमम कॉस्ट लिखा है, ये मिनिमम रिसोर्सेज लिखा है। ठीक है, तो भैया ये इसका हो गया है हाउ टू प्रोड्यूस। अब एक लास्ट एक टॉपिक बचा है, वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उसको और करते हैं, फिर एक टॉपिक और आज की वीडियो में खत्म करेंगे। चलिए, तो अब है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। तो ये आ गया तीसरा पॉइंट है हमारा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, किसके
लिए प्रोडक्शन करें। अल्टीमेटली हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको यूज कौन करेगा, उसको कंज्यूम कौन करेगा, ये बात यहां पे की गई है। तो अब ये हो सकता है भाई देखो इसके अंदर चूज क्या करते हैं, चॉइस क्या करते हैं, इसके अंदर हम चॉइस की अगर बात करें तो सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, मतलब कौन से लोग एक्चुअल में कौन लोग हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए गुड्स का इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, भाई रिच है पुअर है ना, तो रिच और पुअर दो तरह की बेसिकली दो ही सेक्शन होते हैं, मतलब मिडिल क्लास को भी कह लो आप, पुअर में ही मान लो उनको यार, ठीक है। तो रिच है और पुअर है ना। तो अगर आप रिच क्लास के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप लग्जरी गुड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लग्जरी गुड्स बनाएंगे। और अगर आप पुअर के लिए या मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप नेसेसरी गुड्स बनाएंगे। नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी गुड्स, ठीक है। तो ये बात हो गई भैया। और भारत देश की सरकार जो है वो पुअर के लिए या मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्शन करती है। तो भारत देश की सरकार की जो शॉप्स होती है, जैसे राशन की दुकान होती है, फेयर प्राइस शॉप होती है, वहां पे नेसेसरी गुड्स मिलता है, आटा दाल गेहूं चावल वगैरह मिलता है। तो भारत की सरकार पुअर लोग के लिए काम करती है। भारत में लग्जरी गुड्स भी मिलते हैं लेकिन वो सरकार नहीं बनाती, वो प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट लोग बनाते हैं। कभी सुना है आपने राशन की दुकान पे परफ्यूम मिल रहा है? नहीं मिलता भाई। सरकार गाड़ी में, सरकारी गाड़ी है, सरकार ये सब नहीं करती। सरकार लग्जरी गुड्स नहीं बनाती, सरकार नेसेसरी गुड्स बनाती है, पुअर लोग के लिए प्रोडक्शन करती है, ठीक है भाई। अच्छा देखो प्रोडक्शन कैसे होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी कैसी है। पेइंग कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है भैया। पेइंग कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। पेइंग कैपेसिटी, और पेइंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? इनकम लेवल ऑफ द पीपल। ये डिपेंड करती है इनकम लेवल, इनकम लेवल ऑफ द पीपल, लोगों के इनकम लेवल पे डिपेंड करती है आपकी पेइंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इनकम लेवल ऑफ द पीपल, पेइंग कैपेसिटी, इनकम लेवल ऑफ द पीपल, ये है। तो इसलिए जो मामला है सिलेक्शन फॉर होम टू प्रोड्यूस का, ये जाके लिंक करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को। तो इट इज लिंक्ड विद द, इट इज लिंक्ड या कह लो कि रिलेटेड विद, रिलेटेड विद, इट इज रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से मामला सारा लिंक करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब ये कहने का मतलब ये है कि सरकार, आपको आई होप आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लेना। तो मतलब सरकार क्या बनाएगी ये लोगों की पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। पेइंग कैपेसिटी लोगों की इनकम पे डिपेंड करती है, इसीलिए फॉर होम टू प्रोड्यूस का मामला लिंक करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे, यानी कि देश के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सबके पास ज्यादा इनकम जारी है या किसी के पास कम इनकम जारी है, इससे ये लिंक करता है। इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं, मैं जल्दी से आपको करा देता हूं, वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो 2 पॉइंट इसके अंदर आते हैं। एक इसके अंदर आता है पॉइंट पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आता है इसके अंदर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैं जल्दी से समझा देता हूं आपको। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो लोग हैं उनमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जो देश की जो नेशनल इनकम है वो मतलब किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब गरीबों को कितनी इनकम मिल रही है, अमीरों को कितनी इनकम मिल रही है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनली आपके पास कितना पैसा आ रहा है देश की इनकम का, वो इसके अंदर कंसीडर होता है। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिससे कि हम नेशनल इनकम को बना पा रहे हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सेदारी कितनी है नेशनल इनकम के अंदर, वो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, ठीक है भैया। कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब एक सिर्फ समझ लो उसको, बहुत डिटेल में जानने की इसमें आवश्यकता है नहीं। तो भाई ये आज हमने इतने सारे टॉपिक कवर किए हैं।
तो भाई आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज आपको पूछनी है आज के क्लास से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कितनी बार कह चुका हूं मैं, आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई, आपको वीडियो कैसी लगी बताइए जरा मुझे, और सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है, और अपने दोस्तों को बता दीजिए भैया क्लासेस यहां शुरू हो चुकी हैं, तो वो ब्लिस एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप बिल्कुल क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, नमस्कार।